हेलो एंड वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। बेटा, एक दिन बचा है एग्जाम को। कल का दिन बचा है सिर्फ, और एक आज रात प्रिपरेशन के लिए बची है। सबसे बड़ा, ऑलमोस्ट सबसे बड़ा चैप्टर जो है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक सी बात सुन लो। आई नो यू ऑल आर डूइंग गुड। ठीक है, पहली बात तो दिस टाइम एक ही चीज दिमाग में होना चाहिए, लर्न रिविजन, लर्निंग रिविजन, लर्निंग रिविजन। अभी ये सितंबर मंथ नहीं चल रहा है, ठीक है, अगस्त मंथ नहीं चल रहा है कि हम कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ज्यादा नहीं। अभी लर्निंग पे फोकस करना है। हाँ, जिन्होंने किया ही नहीं है कुछ, या फिर जिनको अभी एक क्विकली एक रिकैप चाहिए ऑफ द कंप्लीट चैप्टर, सो फॉर दैट आई एम मेकिंग दीज वीडियोस। ठीक है, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन गेट इट क्लियर फ्रॉम दीज वीडियोस, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डायरेक्टली एज वेल, यू हैव माय नंबर ऑल्सो। ठीक है, आगे दिया हुआ है। But the thing is, right now, the key is learning and revision. Learn, revise, repeat. That's it. ठीक है, इसके अलावा करीब नहीं करना है कि हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है, दुखी होना, ये सब कुछ नहीं करना है। पूरी जान डाल देनी है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक लगे रहना है। दैट्स इट। ठीक है, चलो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। थोड़ा लंबा चैप्टर रहेगा कंपेयर एज कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स, बट फाइन, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ चैप्टर। लेट अस स्टार्ट। दिस इज इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। अब मैं करवाऊंगा तुम्हें नोट्स से, तुम्हें नोट्स कहाँ पे मिलेंगे और बाकी ये सारे के सारे रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मैप्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कार्टून आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम वेयर विल यू गेट दीज थिंग्स? व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। एंड दीज नोट्स, इस नोट्स के अलावा, इस नोट्स के बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। नोट्स अच्छे से कर लेना पूरे। ठीक है, दिस इज टेस्ट सीरीज। अभी तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट डू दिस एज ऑफ नाउ। अभी लर्निंग पे फोकस करना है, विच इज जो सही बात है। अभी प्लीज डोंट गो इनटू दिस, सो इसको छोड़ देते हैं। अब आगे चलो। चैप्टर इज इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू टॉपिक्स। क्या क्या टॉपिक्स हैं देखो जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट मतलब सी, चैप्टर इज इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस। भारत के दूसरे कंट्री से, देखो पहले तीन चैप्टर्स हमने देखे। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तीन चैलेंज आए। पहले चैप्टर में पहला चैलेंज सॉल्व किया, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। अगर इंडिया को और ग्रो करना है तो फॉरेन रिलेशंस बनाने पड़ेंगे ना, और वो फॉरेन रिलेशंस बनाने हैं तो पहला जो टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। अब अगर तुमने दूसरों से रिश्ते बनाने हैं, मतलब लेट से तुम एक जगह पे नया घर लेते हो, तो आसपास तुमने अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप्स बनाने हैं, मगर तुम्हें पहले समझना पड़ेगा ना कि उस गली के, उस कॉलोनी के, उस सेक्टर के क्या नॉर्म्स है, चल क्या रहा है वहां पे, कौन कैसा है ना। सो दैट इज इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, व्हाट ऑल वाज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड इंटरनेशनली, व्हाट कंटेक्स्ट वाज देयर, देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है और अब किससे कैसे रिश्ते बनाने हैं। एंड बेस्ड ऑन ऑल दैट, द सेकंड टॉपिक इज वी मेक आवर फॉरेन पॉलिसी। वी मेड आवर फॉरेन पॉलिसी, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। बात खत्म। पॉलिसी बना ली नॉन अलाइनमेंट हमने, उसके बाद क्या है यही हमसे समझना है, डोंट वरी। और फिर हमारे दो नेबर्स की बात करेंगे, वन इज चाइना, वन इज पाकिस्तान, दोनों कॉन्फ्लिक्चुअल नेबर्स विद इंडिया। तो हमारे किसके साथ क्या रिश्ते रहे, चाइना के साथ एक वोट, पाकिस्तान के साथ चार वोट, सबकी हम बात करने वाले हैं। और लास्ट में इनसे डील करने के लिए इंडिया ने अपनी एक न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई। ऑब्वियसली वी मेड न्यूक्लियर वेपन्स, और फिर न्यूक्लियर वेपन जैसे बना नहीं देने होते हैं, एक पूरी पॉलिसी है फ्रॉम सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक। क्या हमारी एक पॉलिसी रही है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स, दिस इज समथिंग विच विल अंडरस्टैंड इन द लास्ट। दैट्स इट। ये है पूरा चैप्टर, दैट इज इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। देखो पूरी दुनिया में क्या चल रहा था, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ क्वेश्चन। इतनी बार आया, इतनी बार आया, जिसका कोई हिसाब नहीं है। 4 मार्क्स में आया, 2 मार्क्स में आया। ठीक है, देखो जरा। तो इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, तुम हिसाब लगाओ, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 47। उस समय पूरी दुनिया में क्या चल रहा था? सबसे पहली बात तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुआ था 1945 में। यूनाइटेड नेशंस अभी बन रहा था। अनदर अटेम्प्ट क्यों लिखा? क्योंकि इससे पहले एक लीग ऑफ नेशंस बना था, अब यूनाइटेड नेशंस बन रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, यूनाइटेड नेशंस बन रहा है 1945। ऑल्दो इट्स वाज मेड, मगर एक इंस्टीट्यूशन सिर्फ ऐसे एक दिन में नहीं बन जाता ना, इट टेक टाइम। देन
न्यू कंट्रीज आर इमर्जिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कोलैप्स ऑफ कोलोनियलिज्म। इसी टाइम में अगर तुम देखोगे कोलोनियलिज्म का कोलैप्स हो रहा था। कोलोनियलिज्म क्या है? व्हेन द वेस्टर्न कंट्रीज वर मेजरली रूलिंग कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, है ना। इंडिया देख लो 1947 गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, श्रीलंका इन 48, इंडिया 47, श्रीलंका 48, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज मेड इन 1949, ठीक है, एंड मेनी अदर एशियन अफ्रीकन कंट्रीज got their independence in this time, ठीक है, 40s and 50s। so this was the phase of decolonization। उसका एक कारण ये भी था क्योंकि अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है, और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है तो ब्रिटिशर्स की पावर कम होने लगी थी, तो उनको इंडिया को रूल करना बहुत मुश्किल होने लगा था, एंड नॉट जस्ट इंडिया एंड अदर अफ्रो एशियन कंट्रीज एज वेल। एंड दिस फेज वाज नोन एज डीकोलोनाइजेशन। तो नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज इमर्ज होके आ रहे थे। सो न्यू कंट्रीज वर इमर्जिंग एट दैट टाइम, एंड देन इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, और इस सारे कंट्रीज के सामने ऑल्दो जो भी नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने, वन वाज द वेलफेयर स्टेट बनाना और एक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। एक तो लोगों का भला कैसे करना है इकोनॉमिकली, और एक डेमोक्रेसी कैसे एस्टैब्लिश करनी है। इफ यू सी फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, 3 चैलेंजेस में हमारे भी 2 चैलेंजेस तो यही थे, ठीक है, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड वेलबींग ऑफ ऑल एंटायर सेक्शन एंटायर सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर और लेगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स छोड़ के चले गए, तो इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स ने पंगे छेड़े हुए थे पूरी दुनिया में, वो सारों का ऑब्लिगेशन किस पे आ गया? इंडिया पे आ गया। वो हमने विरासत में ले लिया, लेगेसी में ले लिया उनसे, है ना, दैट्स ऑब्वियस। और फिर पार्टीशन अलग हो गया, ऊपर से इंडिया में पॉवर्टी है, उसको खत्म करना है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स को हमने डील करते हुए इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी बनानी थी। तो इफ यूल सी क्या क्या चीजें हमने देखी, वन थिंग वाज दैट वर्ल्ड वॉर 2 अभी एंड हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 45 में, यूनाइटेड नेशंस वाज अंडरवे इन मेकिंग, मेनी न्यू कंट्रीज केम आउट ऑफ कोलैप्स ऑफ कोलोनियलिज्म, और ये नए कंट्रीज वेलफेयर और डेमोक्रेसी पे काम कर रहे थे। ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का एक लेगेसी हमारे ऊपर छोड़ गए, और इंडिया में पार्टीशन और पॉवर्टी एलिवेशन का प्रॉब्लम वैसे ही था। पार्टीशन, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, बाद में पहले पार्टीशन हो गया, है ना, वो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो ये सारे इंटरनेशनली जो कंटेक्स्ट चल रहा था, इसको देखते हुए हमने अपनी एक फॉरेन पॉलिसी बनानी थी। एक और क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है यार, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, और वैसे भी आ सकता है अदरवाइज भी 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, 6 में नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन ये है कि देखो, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट तो में पता लग गया, जब फॉरेन पॉलिसी बनानी है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया हमने एक नई जगह पे घर लिया, तो हमने अपने नेबर्स के साथ रिश्ते बनाने, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि उस कॉलोनी में, सेक्टर में क्या चल रहा है, फिर उसी हिसाब से हम उनसे डील करते हैं। उसके बाद यार हमारे अपने डोमेस्टिक, अपने घर के भी तो कुछ रूल्स होते हैं ना, हम उसके नीचे नहीं जा सकते, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। सो ऐसे ही जब हमने इंटरनेशनल कंटेक्स्ट समझ आ गया जब फॉरेन रिलेशंस बनाने थे, मगर इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के अपने क्या नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो कहाँ पे दिए हुए हैं और वो क्या है, देखो जरा। दिस इज इन आर्टिकल 51 विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्लास 11th में पढ़ा होगा, डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। दीज आर डायरेक्शंस एज प्रिंसिपल्स, कुछ उसूल हैं जो सरकार को बताए गए हैं कि जब भी तुम नीति बनाओगे, स्टेट पॉलिसी बनाओगे, यू हैव टू कंसीडर दीज प्रिंसिपल्स, दीज आर डायरेक्शंस, फाइन। और ये कहाँ दिए? आर्टिकल 51 में दिए। एमसीक्यू में ना पूछा गया है, आई बिलीव सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में या किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, ऑप्शंस में दिया हुआ था आर्टिकल 51 एंड 51A, और उसके अलावा कुछ और ही थे। बच्चों को 51 और 51A में कंफ्यूजन थी, बच्चों ने 51A कर दिया। नो, इट्स नॉट, 51 इज द आंसर। आर्टिकल 51 is something which deals with international promotion of international peace and security, ठीक है, ये लो, promotion of international peace and security and it is constitutional language। क्या लिखा है देखो यार, हमारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गलत बात तो होगी नहीं इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को लेकर। वो क्या लिखा है? द स्टेट शैल एंडेवर टू व्हाट, अच्छा टाइटल क्या है आर्टिकल का? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दिस इज द मेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और उसके लिए क्या करना है? द स्टेट शैल एंडेवर, हमारा क्या एक सोच है, दैट विल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस। जस्ट रिलेशंस होता है कि जस्टिस करनी है,
फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि एंड ऑनरेबल, अगर कोई सही कर रहा है तो सही करना है, गलत कर रहा है तो गलत करना है, जस्ट रिलेशंस करने रखने हैं, ठीक है। एंड ऑनरेबल, अगर हमने किसी चीज को, कोई ट्रीटी ऑब्लिगेशन को साइन किया है, एंड विल स्टैंड बाय दैट, फाइन। एंड देन फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, इंटरनेशनल लॉ को हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करना। एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मतलब होता है नेगोशिएशन, कि फाइट नहीं करना है, अगर इंटरनेशनली कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो वी विल डू आर्बिट्रेशन और नेगोशिएशन, ठीक है। सी इन एनी रिलेशनशिप, if you'll see, negotiation is the only key to sustain for a long term relation. Negotiation means कुछ उसकी बात मान ली, कुछ अपनी बात मनवा ली। ऐसे ही कंट्रीज के बीच में रिलेशंस की बात कर रहे हैं हम, जब इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस में, तो हर एक कॉन्फ्लिक्ट में नेगोशिएशन होना चाहिए, कुछ अपनी बात रख ली, कुछ सामने वाले की बात रख ली, है ना। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है, जब सब्जी लेने जाते हैं मम्मी, तो क्या करते हैं, वो बोलेगा 50 रुपए किलो है, मम्मी बोलेगी 30 रुपए, चलो ना तेरी ना मेरी 40 रुपए, तो एक डील फाइनल हो जाती है ना। ऐसे ही जिंदगी की भी डील्स फाइनल हो जाती हैं, इफ यू विल मेक रिलेशनशिप्स लाइक दिस, नेगोशिएशंस, 10 उसने छोड़ दिए 10 हमने दे दिया एक्स्ट्रा। सेम इज विद इंटरनेशनल रिलेशंस, फाइन। इंडिया यूएस रिलेशंस, कुछ उसको मानना पड़ेगा, कुछ हमको मानना पड़ेगा, एंड विल कम टू कंक्लूजन, लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज दादागिरी तो जो भी करेगा फिर वॉर होगा ही, लाइक यूएस एंड ईरान वॉर विच इज करंटली गोइंग ऑन, ठीक है। So this is one thing which you'll keep in mind. You will be foreign diplomats, right? So you need to understand these things. How diplomacy works, how negotiations happen. ठीक है, everything comes in packages. ठीक है, चलो आगे देखो. Now we know that what was the international context and what was India's internal principles which we follow while making international relations or foreign affairs. So based on that we made a foreign policy which was actually non-alignment. बट नॉन अलाइनमेंट बनाने वाले जो मेन इंसान इंडिया में थे, द आर्किटेक्ट बिहाइंड द नॉन अलाइनमेंट वाज नेहरू जी, बिकॉज एट दैट टाइम हु वाज द लीडर ऑफ इंडिया, नेहरू, एंड ही हिमसेल्फ वाज द फॉरेन मिनिस्टर एज वेल। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज नेहरूज रोल। बिना नेहरू जी के रोल के हम ये चैप्टर या नॉन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आगे नहीं बढ़ सकते। और एक क्वेश्चन एक आता है, ये ध्यान से देखना, एक ये दिखा हुआ क्वेश्चन देखो जरा, ये व्हाट वर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। ये 2 नंबर में आ जाएगा या 4 में आ जाएगा, एमसीक्यू में भी आया, ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और एक चौथा दिया हुआ है, और क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव और मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। सो जो फोर्थ था इनके तीनों के अलावा, इन स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं इसके अलावा जो भी फोर्थ था वो नहीं था। सो दिस इज वन थिंग, ठीक है। तो इसमें अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यही 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखने, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन लिखना है नेहरू जी का रोल क्या था। तो नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल ऑब्वियसली, कैसे, नेहरू हिमसेल्फ वाज द फॉरेन मिनिस्टर, खुद का ही फॉरेन मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर थे एंड फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है। सो ही वाज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, दैट्स फाइन। और इसीलिए 46 टू 64 जब तक नेहरू जी जिंदा थे, टिल 64 उनका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा रोल रहा है। और इनके मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स थे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। वो क्या थे? पहला, टू प्रिजर्व द हार्ड अर्नड सॉवरेनिटी। बोले बहुत मुश्किल से ये सॉवरेनिटी मिली है, बट इज सॉवरेनिटी दैट वी आर इंडिपेंडेंट इन आवर डिसीजन मेकिंग, कि कोई हमको और डिक्टेट नहीं करेगा कि हमें क्या डिसीजन लेना है, रशिया से तेल लेना है या नहीं लेना है ना, या फिर किसी और से रिलेशन कैसे रखने हैं या नहीं रखने हैं, नोबडी विल डिक्टेट अस व्हाट टू डू। ये नेहरू जी का उस समय का मानना था। दूसरी बात, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि यार टेरिटरी हम किसी को नहीं देंगे, एक एक इंच, एक एक जमीन अब हमारे पास आई है। पहली बात तो शुरू में ही पार्टीशन हो गया, बोले अब और इसको टूटने नहीं देना, इसको बना के, इसकी अखंडता को बना के रखना है। एंड देन प्रोमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनको पता था कि यार इंडिया ग्रो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक हमारी इकोनॉमिक आर्थिक तरक्की नहीं होगी, है ना। और दूसरे कंट्रीज से भी हम तभी बात करने के लायक बन पाएंगे जब आर्थिक तौर पे हम थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे। दिस इज समथिंग विच वी कैन फील इन रियल लाइफ एज वेल, है ना। मतलब if you need to go out and make relations with the outside world, you need to have certain financial backing. No, until and unless there's no financial backing or there's no basic prosperity with you, so it's very difficult to go outside and uh, grow your personality and or make relations with outside world and to certain extent. So this is a problem, and this is something which you need to understand, ठीक है।
मतलब सी एवरी सब्जेक्ट इज टीचिंग यू समथिंग, तो उसको ऐसे ही समझना है। ठीक है, चलो अभी पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, लर्न करते रहना साथ साथ। ये क्या है, नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी। मैंने बताया 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ये तीनों पॉइंट्स तुमने लिखने हैं। उसके अलावा नेहरू ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अपने जो भी उनके थे वो कैसे अचीव करना चाहते थे, फ्रॉम अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट क्या है आगे हम बात करेंगे। अब नेहरू wanted to pursue his own vision of peaceful world and to remain away from the Cold War rivalries of US and USSR। देखो पूरी दुनिया में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ 1947, तो उस समय तो कोल्ड वॉर चल रहा था ना। ऑन वन साइड देयर वाज यूएसए, वन साइड यूएसएसआर। ठीक है, यूएसए वाज लीडिंग द वेस्टर्न ब्लॉक, यूएसएसआर लीडिंग द ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, एंड यूएसएसआर authoritarianism and socialism, and the world was divided between these two blocks, but India decided not to go with either USA not USSR because नेहरू जी क्या करते थे, नेहरू जी का क्या सोच थी कि सॉवरेनिटी हम वापिस सबसे नहीं खो सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखना है। अगर हम किसी भी एक के साथ चले जाते तो उनकी बात माननी पड़ती ना, तो हमें अब डिसीजन मेकिंग में हमें नहीं चाहिए था कि कोई हमें डिक्टेट करे क्या करना है, इसीलिए वी चोज नॉन अलाइनमेंट। यही एक्चुअली नॉन अलाइनमेंट है जिसको आगे हम डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है, और इसी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करने के लिए और बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज जो एफ्रो एशियन नेशंस थे उनका भी नेहरू जी को सपोर्ट मिला। पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट मतलब बाद में, कॉलोनियल जो पहले कॉलोनियल थे और अब पोस्ट कॉलोनियल हो गए, लाइक इंडिया जो पहले किसी दूसरे के अंडर थे। एंड अदर अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस, अफ्रीका और एशिया के और गरीब देश उस समय के हिसाब से जिन पे वेस्टर्न कंट्रीज रूल कर रहे थे, फिर वो चले गए, नाउ वी आर पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज। बाकी उन कंट्रीज को भी इंडिया की नॉन अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी लगी, सपोर्ट उन्होंने किया। ठीक है, हाँ कुछ लोग थे जो चाहते थे कि इंडिया को यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस बना लेना चाहिए, बिकॉज यूएसए आल्सो वाज अ डेमोक्रेसी, इंडिया आल्सो वाज अ डेमोक्रेसी, बट वी डिसाइडेड टू बी नॉन अलाइन्ड एंड दिस इज अ फैक्ट, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा एक जो मेन नोट्स है ना उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है दैट हु वर दोस पीपल हु वांटेड बेटर रिलेशंस विद यूएसए, प्लीज चेक इट फ्रॉम द नोट्स। इट वाज डॉक्टर अंबेडकर एंड पार्टीज लाइक भारतीय जनसंघ एंड स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, दैट्स इट। बट उसके लिए तुम्हें व्हाट्सएप कम्युनिटी से नोट्स लेने पड़ेंगे, और ये लर्न करने के लिए भी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे तो जाना ही पड़ेगा। नोट्स तो तभी तुम्हें मिलेंगे और तुम ये लर्न करोगे, और इनके बाहर से खास कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, डोंट वरी। फ्रॉम दीज 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विल बी कंप्लीटिंग ऑल द चैप्टर। अब ये हो गया द पॉलिसी ऑफ नॉन, ये हो गया नेहरू जी का क्या रोल था। अब नेहरू जी का रोल हमें पता लग गया, तो अब देखते हैं फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट थी क्या एक्चुअली। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 6 नंबर 4 नंबर कितने भी मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, मैं बता रहा हूँ। नाउ सी व्हाट वाज फॉर नॉन अलाइनमेंट। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, इंडिया तभी इंडिपेंडेंट हुआ ना जब कोल्ड वॉर चल रहा था 1947, कोल्ड वॉर स्टार्ट इन 1945 आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे बोल रहे हैं कि यार 2 मिलिट्री ग्रुप्स थे, एक यूएसए का और एक यूएसएसआर का, जो हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में भी पढ़ा है, वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो। यूएसए का जो मिलिट्री ग्रुप था दैट वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सोवियत का मतलब यूएसएसआर का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज वार्सो पैक्ट। इंडिया ने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया बिकॉज इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया कि ना हम यूएसए के साथ है ना यूएसएसआर के साथ है। बट वन थिंग इज दैट इट वाज अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट। हाउ, देखो तुम अगर 3 दोस्त हो, लेट्स से तुम्हारे किसी एक के 2 दोस्त हैं, और तुम बोल रहे हो कि मुझे तो दोनों इक्वली प्यारे हैं, मगर दिख जाता है कहीं ना कहीं किसी एक के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रेम होता है, तो 2 लोगों की दोस्ती को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर 2 लोग जिसको तुम बोल रहे हो कि मैं बराबर से प्रेम करता हूँ, वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस दैट। और इंडिया के साथ भी यही हो रहा था। साफ साफ दिख रहा था कि भारत का प्यार ज्यादा यूएसएसआर के साथ है, नेहरू जी की सोच ज्यादा यूएसएसआर से मिलती है। कैसे, जिसके एग्जाम्पल है 1956 की बात है, ब्रिटेन ने इजिप्ट को अटैक किया ओवर द सुएज कैनाल इशू। ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट, इजिप्ट से एक कैनाल गुजरती है जिसको सुएज कैनाल बोलते हैं, जो एक्चुअली विच इज अ लिंक बिटवीन द रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। और ट्रेड, अगर एशिया से यूरोप में ट्रेड करना है, तो दिस इज द लिंक फ्रॉम रेड सी, ठीक है, थ्रू द सुएज कैनाल विच पासेस थ्रू इजिप्ट। बट ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ऑन सुएज कैनाल इशू। ये जितने भी बेटा कैनाल्स है ना पास पास, फॉर एग्जांपल अभी अगर तुम देखो करंट सिनेरियो में यूएसए ने जो ईरान पे अटैक किया है,
तो ईरान उसमें अपनी नेगोशिएशन कहाँ से कर रहा है? फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नो दैट दे विल बी कंट्रोलिंग दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इतने ट्रेड रूट्स है ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये थोड़ा समझो साथ साथ, सुएज कैनाल एंड दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर अभी कुछ अखबार वार पढ़ रहे हो तो यू मस्ट नो दैट, फाइन। सो उस समय ये सुएज कनाल वाला पार्ट बहुत जरूरी था। ब्रिटेन ने इजिप्ट पे अटैक किया सुएज कनाल के इशू को लेके, इंडिया ने पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया दैट इट इज अ नियो कॉलोनियल इन्वेजन। नियो कॉलोनियल मतलब कि ये नए तरीके से आज के दौर में दोबारा से कॉलोनियल रूल लाना चाहते हैं ब्रिटिशर्स। इट्स अ नियो कॉलोनियल इन्वेजन, है ना, गरीब देशों पे। इजिप्ट इज अ कंट्री ऑफ अफ्रीका एंड ब्रिटेन वेस्टर्न कंट्री अटैकिंग इजिप्ट, हमने हल्ला मचा दिया। अगेन वही काम कर रहे हो, गुलामी वाला, है ना, इंपीरियलिज्म कर रहे हो। मगर उसी साल में जब यूएसएसआर ने हंगरी में इन्वेड किया, यूएसएसआर हंगरी में इन्वेड किया, अगेन अ रॉन्ग थिंग, बट इंडिया चुप रहा। पब्लिकली हमने उस चीज को कंडेम नहीं करा, गलत नहीं बोला, खारिज नहीं किया। तो इसको बैलेंस करना, दैट वी आर नॉट अलाइंड, वी आर नॉट इवन विद यूएसए और विद यूएसएसआर, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट। ये फैक्ट जो मैंने बताया, इट प्रूव्स दैट। मगर उसके बावजूद डिस्पाइट डिफिकल्टीज इंडिया डिड, फायदे कुछ हुए। हम इंडिपेंडेंटली अपना स्टैंड रख पाए पूरी दुनिया में, जो हम सोचते थे वो बोल पाए। ना यूएसए को की हमने सुनी, ना यूएसएसआर की सुनी, हमने खुद को जो हमें सही लगता था वो बोला पूरी दुनिया में, ठीक है? एंड दोनों ही ब्लॉक से, यूएसए यूएसएसआर दोनों से ही हमने एड और असिस्टेंस फायदे लिए, दैट्स इट, ठीक है? अच्छा, एक और बात, अब हमने किसी को ज्वाइन नहीं किया। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली हमसे उल्टा चलेगा, उन्होंने यूएस लेड मिलिट्री अलायंस ज्वाइन कर लिया, दैट वाज नेटो। अभी ऊपर बात की है, पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया यूएस ब्लॉक को, नेटो को, ठीक है? तो अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखे तो दैट वाज अ गुड चॉइस आल्सो, फाइन, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान विल डू anything which is against India or which is opposite to India, and therefore even US was not happy about India's independent initiatives कि हम क्या नॉन अलाइनमेंट का गेम खेल रहे हैं। यूएसए इससे पसंद नहीं था, यूएसए बोला था कि क्लियर स्टैंड रखो। दूसरी बात, यूएसए को ये भी दिख रहा था कि यार ये सब ड्रामेबाजियां चल रही हैं, एक्चुअली तो तुम्हें यूएसएसआर ही पसंद है, ठीक है? सो ये चीज उनको पसंद नहीं आ रही थी। दूसरी बात, इसी वजह से इंडिया और यूएसए के रिश्ते इस समय में खास अच्छे नहीं थे। जब तक कोल्ड वॉर चल रहा था हमारे रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे, आई एम टेलिंग यू दिस, इंडिया और यूएसए के। दिस वाज नॉन अलाइनमेंट एज अ फॉरेन पॉलिसी, प्लीज रिमेंबर दिस, कीवर्ड्स लर्न करने हैं, दैट्स इट, ठीक है? तो ये हो गया हमारा नॉन अलाइनमेंट। अच्छा, अब जैसा मैंने पहले बताया, नॉन अलाइनमेंट जो फॉरेन पॉलिसी थी नेहरू जी की, ये और पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज को बहुत अच्छी लग रही थी। और वो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज जो पहले ब्रिटिशर्स या फिर कोई और वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री के अंडर थे, रूल में थे, वो कौन होंगे? गरीब देश अफ्रीका और एशिया के। इसीलिए इस समय एफ्रो एशियन यूनिटी बढ़ने लगा, ठीक है? और नेहरू जी भी इसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। नाउ सी दिस, अच्छा, जस्ट गिव इट अ रीड हाउ एफ्रो एशियन यूनिटी बड़ी इससे, देखो फटाफट से। द थिंग इज कि चैप्टर बहुत बड़ा है, आई डोंट वांट कि बहुत ज्यादा टाइम इस पे लगे, दैट्स व्हाई कुछ चीजों को ना एक क्विकली देख लेना बस, फाइन। पूरे 40s और 50s में नेहरू बार बार बोलते रहे कि एशियन कंट्रीज की आपस में यूनिटी होनी चाहिए, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज की आपस में यूनिटी होनी चाहिए। इवन 1947 के मार्च में तो उन्होंने एक एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस भी कन्वीन की, इंडिया ने, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। अब ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हेन इंडिया कन्वेंड एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, इट वाज इन मार्च 1947, प्लीज रिमेंबर मार्च एज वेल। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में 2024-25 में आया था, अ लिटिल डिफिकल्ट, और क्वेश्चन ये था, फॉर अर्ली रियलाइजेशन ऑफ विच कंट्री इंडिया मेड एफर्ट्स by convening an international conference in 1949. Indonesia was also a colonial country ruled by other western country. हमने उनको इंडिपेंडेंट करवाने के लिए, कि जल्दी वो इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके लिए कॉन्फ्रेंस रखी थी 1949 में, ठीक है? किस कंट्री के लिए रखी थी? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एशिया का ही कंट्री है,
किसका कंट्री है, पॉज करके सोच के मुझे आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है। अब रिज्यूम कर दो, इट्स आसियान ओनली, है ना। आसियान मतलब साउथ ईस्ट एशिया में है, टोटल 10 कंट्रीज आर देयर। आई होप यू नो द लोगो, आई होप यू नो द फ्लैग, फ्लैग्स मीनिंग, आई होप यू नो 10 stalks of paddy, they are bound together and circle represents unity. 10 countries are there is starting with Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand, Vietnam, ठीक है। Apart from that, Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei and Philippines. These 10 countries are there in ASEAN. It was formed through Bangkok Declaration. ऐसे एक्टिवली रिकॉल कर लिया करो जिससे तुम्हारा फिर कभी भूलेगा भी नहीं, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग, प्लीज रिमेंबर इंडोनेशिया इज द आंसर। इंडोनेशिया को जल्दी अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम के लिए उनके हम इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 1949 में। देन इंडिया वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, और डीकोलोनाइजेशन के हम सपोर्टर थे कि यार जो ये अंग्रेज लोग या अदर वेस्टर्न कंट्रीज आर रूलिंग एफ्रो एशियन कंट्रीज, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है, तो डीकोलोनाइज करो हमको सबको। Then one thing was India was firmly opposed to racism, especially apartheid in South Africa. भाई गांधी जी तो वहां पे सत्याग्रह करके आए हैं साउथ अफ्रीका में, सो वी वर अगेंस्ट रेसिज्म ऑब्वियसली। सो इंडिया वाज बेसिकली पहले से ही एफ्रो एशियन यूनिटी की बात कर रहे हैं, है ना। और द मेजर थिंग इज दिस कि ये जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज की यूनिटी की बात हो रही थी इस समय में, ये पीक पे पहुंचती है 1955 में। एक कॉन्फ्रेंस होती है बांडुंग कॉन्फ्रेंस। बांडुंग एक्चुअली इज अ प्लेस इन इंडोनेशिया ओनली। बांडुंग में, इंडोनेशिया में एक प्लेस है बांडुंग। बांडुंग में कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में। इस कॉन्फ्रेंस का नाम है बांडुंग कॉन्फ्रेंस, एंड इट वाज द जेनिथ और हाई पॉइंट ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन अफ्रीकन कंट्रीज। यूनिटी बहुत बढ़ गई थी इंडिया की, स्पेशली विद अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस की वजह से। और फिर इसी कॉन्फ्रेंस में बाकी कंट्रीज को भी अच्छा लगा क्या, इंडिया का स्टैंड ऑन वर्ल्ड अफेयर्स विच वाज नॉन अलाइनमेंट। और जब इसी नॉन अलाइनमेंट को बाकी कंट्रीज ने साथ में फॉलो किया तो ये एक बड़ी मूवमेंट बन गई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम नाम बोल देते हैं। दैट्स इट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और नॉन अलाइन मूवमेंट, ये बात याद रखनी है। और एक और बात क्या याद रखनी है कि 1955 में जो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई, इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नैम। इससे नैम बना, 1955 में नैम बन गया। अगर क्वेश्चन आएगा व्हेन नैम वाज फॉर्म्ड, नैम के ऊपर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन, व्हेन 1955 वेयर, सर बैंडुंग में। ये हो गया क्वेश्चन व्हेन एंड वेयर का, इट वाज फॉर्म्ड। बट अगर क्वेश्चन आएगा व्हेन इट्स फर्स्ट सबमिट हैपेंड, व्हेन एंड वेयर इट्स फर्स्ट सबमिट हैपेंड, कब हुआ, 1961 में। कहा हुआ, बेलग्रेड में, 1961। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सबमिट and this is with respect to establishment. कहाँ एस्टेब्लिश हुआ, कब हुआ, फर्स्ट सबमिट बेलग्रेड 1961। ये प्लीज याद रखना है, एमसीक्यू में बहुत बच्चे गलत करते हैं। established in 1955 in Bandung, first summit was in 1961 Belgrade, that's it। and Nehru was a co-founder of NAM। और भी साथ में 4 co-founders हैं, countries भी हैं, but that is not part of its syllabus as of now। It used to be there when the chapter Cold War used to be there। Fine, Cold War में हम नॉन अलाइनमेंट को पढ़ते थे और डिटेल में, ठीक है। That's it, ये हो गया NAM और ये हो गया एशिया एफ्रो एशियन यूनिटी की बात। दिस वाज आवर फॉरेन पॉलिसी। हमने फॉरेन पॉलिसी देख ली, क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं। इफ यू विल सी व्हाट वाज द इंटरनेशनल कंटेक्स्ट when India got its independence।
ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 51 डीपीएसपी हमारे डोमेस्टिक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी मेड फॉरेन पॉलिसी दैट इज नॉन अलाइनमेंट, बट उसमें रोल किसका था, नेहरू जी का। फॉरेन पॉलिसी बनाई क्या, नॉन अलाइनमेंट, और नॉन अलाइनमेंट, और नेहरू जी ने इवन क्या बात करी थी, एफ्रो एशियन यूनिटी की, एफ्रो एशियन यूनिटी की, और एफ्रो एशियन यूनिटी से अल्टीमेटली क्या बन गया, नाम 1955 में बैंडूंग कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और इसका फर्स्ट समिट कहाँ हुआ, इन बेलग्रेड। हुआ कब, सितंबर 1961। ये है हमने जो अभी तक किया है, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बात खत्म, ठीक है। फिर हम आते हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। अब हमारे दो दुश्मन है, एक है चाइना और एक कौन सा है, पाकिस्तान। दुश्मन क्या, पड़ोसी भी है दुश्मन भी है। इन दोनों के साथ हमारे रिश्ते कैसे इवॉल्व हुए विद टाइम, ये हमने देखना है। इट विल टेक अ लिटिल टाइम, ठीक है। इसको अब हम जल्दी से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। एक चीज याद रखना है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, भारत कभी शुरू में लड़ाई की बात करता ही नहीं है। वी आर फ्रेंडली नेशन। शुरू में तो हम प्रेम प्यार बढ़ाने की बात करते हैं कि लड़ाई ना ही करनी पड़े, खुशी से एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे आर्टिकल 51 में यही लिखा हुआ, टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस। मगर वर्ड जस्ट है, तो अगर कोई कुछ गलत करेगा तो हम तो फिर तो चुप नहीं बैठेंगे ना। जस्टिस का कैसे सर्व की जाती है, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, ठीक है। दैट्स इट। क्लास 11th में जस्टिस भी पढ़ के आयो, ठीक है। लेट अस स्टार्ट चाइना के साथ। देखो, शुरू में इनिशियल ऑप्टिमिज्म, शुरू में रिश्ता बहुत अच्छा था। कैसे अच्छा था, देखो जरा। तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज हु रिकॉग्नाइज्ड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना 1949। भाई चाइना ने खुद को एक कंट्री मान लिया, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई, वहां पे माओ जेडोंग जी आ गए। मगर आपको अगर इंटरनेशनली एक कंट्री बनना है तो दूसरे कंट्रीज की रिकॉग्निशन तो चाहिए। अफगानिस्तान की तालिबान को कितने लोग मानते हैं कि तालिबान सरकार ठीक है, उससे रिश्ते हैं क्या किसी के? कुछ खास लोगों के तो रिश्ते नहीं है, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज के तो, बहुत सारे कंट्रीज ने उसको एक्सेप्ट या अथॉरिटी नहीं दी है, या उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखे हैं। ऐसे ही शुरू में चाइना के साथ था, मगर इंडिया ने चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया। वो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने रिकॉग्नाइज किया। अब तो ऑलमोस्ट सबने करा हुआ है चाइना को, है ना। बट शुरू में वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, इट वाज अ पॉजिटिव जेस्चर कि यार फ्रेंडशिप बढ़ेगी। अच्छा, इंडिया के जो होम मिनिस्टर थे, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए, सरदार पटेल जी का रोल इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल स्टेट्स में। सरदार पटेल वाज वरीड, बोल रहे थे कि यार चाइना अटैक करेगा, चाइना एक एग्रेशन वाला कंट्री है, रियलिस्ट कंट्री है। नेहरू जी वाज वेरी पॉजिटिव, बोले नेहरू ने सोचा हुआ था कि इट इज एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट चाइना वुड अटैक इंडिया, दैट इंडिया विल गेट एन अटैक फ्रॉम चाइना। नेहरू बोल रहे हो ही नहीं सकता है, बहुत ही मुश्किल बात है, इट्स एक्सीडिंगली अनलाइकली कि ऐसा हो। वल्लभ भाई पटेल समझा रहे हैं, नहीं मान रहे। इट वाज अ ब्लंडर मिस्टेक बाय नेहरू एज वेल, ठीक है, which he also accepted, which everyone should accept कि this was a mistake. He have done great things for India, but with respect to China's foreign policy with respect to China, it was a blunder mistake. That's it. ठीक है, मतलब the whole India was at stake, and you are playing Hindi chini bhai bhai game with China. No, this is not how foreign policy works. Fine. Then for a very long time, Chinese border was guarded by paramilitary forces. भाई आर्मी नहीं लगाई हुई इतने टाइम तक, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए हुए हैं। और फिर 1955 1954 29 अप्रैल की बात है, प्लीज रिमेंबर द डेट एज वेल। 29 अप्रैल 1954, जब इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था पंचशील एग्रीमेंट, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पंचशील एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन आएगा, बहुत बार आया है, आगे अलग से दिया भी हुआ है। पंचशील एग्रीमेंट पहली बात तो किसके बीच में हुआ था, पीएम नेहरू, इंडिया की तरफ से नेहरू, दूसरी तरफ से जोउ एन लाई। माओ जेडोंग अगर किसी ने किया, नहीं करना है, जोउ एन लाई, ठीक है। 50s में जो इंपॉर्टेंट आदमी चाइना में चल रहा था, ऑब्वियसली माओ जेडोंग वाज देयर इनिशियली, बट देन जोउ एन लाई वाज द मेजर पर्सन देयर,
फाइन। इवन जो इंडिया में आए थे और तिब्बत इशू में दलाई लामा को साथ में भी लेके आए थे, दैट वाज आल्सो जोउ एनलाई, ठीक है। इनके अलावा डेंग जियोपिंग की हमने एक बात करी है। डेंग जियोपिंग की क्या बात है, डेंग जियोपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी दी थी, ठीक है। और एक फॉर मॉडर्नाइजेशन वो शायद जोउ एनलाई ने दी थी, ठीक है। तो ये लोगों को याद रखना है। चाइना वाले पार्ट में वहां पे वो कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में समझा था डेंग जियोपिंग का फॉर दैट ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है। एंड दिस नाइन, और कब साइन हुआ था, पहली बात किसके बीच में, इंडिया की तरफ से नेहरू, चाइना की तरफ से जोउ एनलाई, प्लस 29 अप्रैल 1954 को एग्रीमेंट साइन हुआ था। और जब भी इंडिया चाइना के लीडर एक दूसरे कंट्रीज में जाते थे, बहुत बड़े बड़े क्राउड्स उनको ग्रीट किया करते थे। सो फ्रेंडशिप वाज एट अ सर्टेन लेवल गुड, फाइन, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट क्या था, वही बात। पंचशील एग्रीमेंट 29 अप्रैल 1954, जोउ एनलाई एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, 5 प्रिंसिपल जो एक अच्छे रिश्ते में होने चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, बोले एक दूसरे के टेरिटरी को और सॉवरेनिटी को, डिसीजन मेकिंग को, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को वी विल सपोर्ट, ठीक है। विल रिस्पेक्ट म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, लड़ाई नहीं करनी है। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स में तुम्हारे क्या चल रहा है दिस कंट्री में, विल नॉट इंटरफेयर। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, बोले बराबरी से आगे एक साथ ग्रो करेंगे और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट देना है, बात खत्म। ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री बेनिफिट करता रहे सिर्फ। एंड देन देयर शुड बी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बोले ये 4 प्रिंसिपल्स की वजह से एक दूसरे, हम दोनों पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगे, दैट्स इट। ये है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पंचशील बिटवीन नेहरू एंड जोउ एनलाई 29 अप्रैल 1954, दैट्स इट। सब अच्छा चल रहा था। पहला क्वेश्चन हमने क्या किया कि क्या क्या अच्छी चीजें रही इंडिया और चाइना के बीच में शुरू में, पॉजिटिव इनिशियल ऑप्टिमिज्म। मगर तब तक अच्छा था जब तक तिब्बत इशू सामने नहीं आया था। अभी तिब्बत इशू है क्या है, एक्चुअली इफ यू सी, इंडिया और चाइना के बीच में 2 इश्यूज हैं, वन इज तिब्बत इशू एंड वन इज बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है। तिब्बत इशू है क्या वो हम समझेंगे डिटेल में, उस पर अलग से क्वेश्चन भी है, और एक बॉर्डर डिस्प्यूट है। पहले तिब्बत इशू की बात कर लेते हैं। कहानी सुन लो, तिब्बत यार कभी, वैसे तो ज्योग्राफिकली वही चाइनीज वाली जगह का पार्ट है, बट ये कभी एक एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है। कभी चाइना में अगर कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती तो इसको ओवरटेक कर लेती है। हुआ क्या, जैसे ही 1949 में चाइना आया ना, पीआरसी बना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर माओ जेडोंग, अगले ही साल 1950 में चाइना ने तिब्बत को अपने कंट्रोल में कर लिया। चाइना, तिब्बत के लोग इस चीज से खुश नहीं थे, बिकॉज दे वर रिलक्टेंट टू ज्वाइन चाइना। एंड देन इनिशियली इंडिया, शुरू में इंडिया ने चाइना को बहुत कन्विंस किया कि यार तिब्बत को आप इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो, जब वो बोल रहे हैं तो। बट उसके बाद आई होप यू नो 1954 में हम देखा है पंचशील एग्रीमेंट साइन कर लिया, और उसमें एक क्लोज था रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, यार एक दूसरे की टेरिटरी और उनकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमने बेमतलब से अब इंटरफेयर करना बंद कर दिया 1954 जब पंचशील एग्रीमेंट साइन किया। पहले हम बोलते थे कि तिब्बत को अलग कंट्री बना दो, उसके बाद से बोलना बंद कर दिया। फिर एक बार तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जी जोउ एनलाई के साथ इंडिया में आते हैं। जोउ एनलाई बेसिकली, दलाई लामा और जोउ एनलाई इंडिया में आते हैं ना। हु इज दलाई लामा? दलाई लामा बेसिकली वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ बुद्धिस्ट्स। सो द स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जोउ एनलाई के साथ इंडिया में आते हैं ऑफिशियल विजिट पे 1956 में, और वो आके नेहरू जी को बता देते हैं, दलाई लामा जी, की यार हमारी वहां पे कुछ खास हालत अच्छी नहीं है, तिब्बत में सिचुएशन वर्स होती जा रही है। बट चाइना ने ऑलरेडी इंडिया को एश्योर किया था कि यार जो तिब्बत एरिया है उसको हम अच्छी खासी ऑटोनॉमी देंगे। ऑटोनॉमी मतलब होता है एक्स्ट्रा पावर्स देंगे, तो उनको ऐसा ना लगे कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, ठीक है। जैसे इंडिया में कश्मीर को एक्स्ट्रा पावर्स थी अंडर आर्टिकल 370, ऑटोनॉमी बोलते हैं इसको। अगर आपका कोई भी एक प्रोविंस या स्टेट आपसे थोड़ा सा खफा है, तो आपको उसको मनाने के लिए कुछ देना पड़ेगा ना। घर पे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं मेरी तो सुनी नहीं जाती है, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, क्या बोलोगे आप? तो कुछ टॉफी दे दोगे, है ना? वो बोलेगा फोन चाहिए, अच्छा कौन सा फोन चाहिए? आईफोन? नहीं, चलो सस्ता फोन कोई दे दोगे, ठीक है। उसको सेटल तो करना पड़ेगा ना कि घर पे ही रहे वो। That's what China also did. That's what India also did with Kashmir, Article 370. ठीक है, but the 19th is abrogated. I hope you know that.
तो दिस इज वन थिंग। चाइना बोल रहा था तिब्बत को हम एक्स्ट्रा पावर्स ऑटोनॉमी देंगे, बट 1958 में तिब्बत में आर्म्ड अपराइजिंग शुरू हो गया चाइना ऑक्यूपेशन के खिलाफ। चाइना बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगा था किसको, तिब्बत को। वहां के लोग खफा हो गए और उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दिया, उसको भी चाइना ने, चाइनीज फोर्सेस ने सप्रेस कर दिया। देखा कि जब सिचुएशन बहुत खराब हो रही है 1959 में, दलाई लामा जी को डर लगा कि यार मेरे को तो यहाँ पे मार दिया जाएगा, और वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गए और एसाइलम मांग लिया, शरण मांग ली, सिटीजनशिप मांग ली। इंडिया ने वो ग्रांट भी कर दी। तब से चाइना और भारत के रिश्ते खास अच्छे नहीं चल रहे भाई। पंचशील एग्रीमेंट साइन करके आप इंटरनल अफेयर्स में घुस के हमारे स्पिरिचुअल, हमारी जगह के लीडर को आपने शरण दे दी, क्यों? बट इंडिया हैड टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है, जिसको हम आज भी यूज करते हैं अगेंस्ट चाइना एज अ वेपन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, ठीक है। So in 1950s and 60s, many political leaders and parties in India, including Socialist Party and Janasangh, supported the cause of Tibet's independence. और उस समय की जो पार्टीज, स्पेशली सोशलिस्ट पार्टी एंड जनसंघ, वो सारी इस चीज के फेवर में ही थी कि यार तिब्बत को इंडिपेंडेंस मिल जानी चाहिए। दैट्स इट। अभी की अगर हम बात करें लास्ट हाफ सेंचुरी का क्या चल रहा है वहां पे, तो बहुत सारे तिब्बतन लोग यार इंडिया में आके अब रिफ्यूज ले चुके हैं। आई होप यू नो, बहुत सारे सिटीज में तिब्बतन मार्केट भी होती है यार, जहाँ बहुत अच्छे खासे कपड़े मिलते हैं, क्या कहते हैं, विंटर क्लोथ्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इंडिया में आ चुके हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, दिल्ली के आसपास वाले एरियाज में। एंड तिब्बतन रिफ्यूजीज की सेटलमेंट्स है वहाँ पे। और जो उनके दलाई लामा जी हैं, स्पिरिचुअल जो लीडर थे, वो एक्चुअली अभी कहाँ पे हैं, उनका जो मेन गढ़ है और हेडक्वार्टर जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज इन धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश में है। बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए, है ना, वुन ट्रैक वगैरह पे भी जाते हो। इसके आगे एक हिल स्टेशन मैक्लोडगंज इज देयर, नो। So Dharamshala is a place which is actually the largest refugee settlement of Tibetans in India, and the Dalai Lama has also made Dharamshala his home in India. धर्मशाला को ही उन्होंने अपना अभी घर बनाया हुआ है। धर्मशाला ये कोई नॉर्मल धर्मशाला नहीं, धर्मशाला दैट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, फाइन, जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी है, आसपास में क्लोडगंज भी है, बहुत सारे लोग तुम गए भी होंगे। दैट्स इट। ये है तिब्बत इशू। तिब्बत इशू के अलावा एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी है भारत और चाइना का। बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, अभी 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 के अभी लर्न करो। अच्छा, और सिर्फ पता होने से नहीं है कि तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। बता तो मैं तुम्हें 1 मिनट में भी दूंगा, बट उसे नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। कि बॉर्डर डिस्प्यूट है, बात खत्म। कि उन्होंने ये वाली जगह हड़पी हुई है, खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू राइट अ 4 मार्कर आंसर, नो। तो ऐसे नहीं लिख पाओगे। कुछ फैक्ट्स लिखोगे, क्या लिखोगे? सबसे पहली बात तो इंडिया ये बोलता है कि जहां तक इंडिया चाइना बाउंड्री की बात है, बॉर्डर की बात है, वो तो कॉलोनियल टाइम में ब्रिटिशर्स ने जो कर दिया वो हो गया, बात खत्म। जो उन्होंने बाउंड्री बना दी। चाइना कहता है कि हम नहीं मानते, कॉलोनियल टाइम में जो भी डिसीजन लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। चाइना बोलता है कि इंडिया के अंदर एक तो अक्साई चीन एरिया जो लद्दाख में आता है, और अरुणाचल प्रदेश का एरिया जिसको पहले नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। बोले एक अक्साई चीन और एक अरुणाचल प्रदेश। कहता है ये तो हमारा है, चाइना बोल रहा है। अक्साई चीन क्या है देखो जरा, ये रीजन अक्साई चीन है और ये अरुणाचल प्रदेश है। अब ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है, ये तो इन्होंने अनेक्स कर ही लिया है इंडिया से ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे वो सेटलमेंट्स बना रहे हैं, ये अनेक्स करना चाहते हैं, बट अभी तक तो ये इंडिया के कंट्रोल में ही है। अक्साई चीन यहाँ पे देखो लद्दाख वाले रीजन में है, बट ये वो कैप्चर कर चुके हैं। कब किया, कैसे किया, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। सी दिस 1957 और 59 के बीच में, इन 2-3 सालों में चाइना ने अक्साई चीन को ऑक्यूपाई कर दिया और वहां पे स्ट्रेटेजिक रोड बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, कौन सी रोड है? रिमेंबर, पीछे एक चैप्टर पढ़ा था, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस ओनली। उसमें हमने देखा था कि एक सी पैक बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये वही स्ट्रेटेजिक रोड की बात हो रही है यहाँ पे। अगेन व्हाट इज दिस, डिटेल में इसमें जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज देयर। उसके अलावा जितनी मर्जी डिस्कशंस हो जाए इंडिया पाक चाइना के बीच में, बहुत समय से डिस्कशंस उस समय भी हुआ करती थी, मगर दिस डिफरेंसेस कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड। आज भी बॉर्डर डिस्प्यूट, छोटी मोटी मुठभेड़ चलती रहती है ना। अभी सलमान खान की एक पिक्चर भी आ रही है ना, गलवान,
जिसका उन्होंने अब नाम भी चेंज करते शायद मातृभूमि कर दिया। तो गलवान इशू पीछे हुआ था इंडिया चाइना के बीच में ही, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो छोटी मोटी ये लड़ाइयाँ जैसे गलवान हो गया या और कोई लड़ाई हो गई वो चलती रहती है, ठीक है। पीछे एक डोकलाम इशू हुआ था, नो नीड टू गो इनटू दैट, दिस इज जस्ट एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, फाइन। तो ये है बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अक्साई चीन उन्होंने अनेक्स कर लिया है 1957 से लेके 59 तक, इन 3 सालों में अनेक्स कर लिया था। इसी के बेसिस पे 1962 में आगे वॉर होने वाली है जो हम बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश अब इंडिया का ही पार्ट है, होपफुली रहेगा भी, मगर चाइना बहुत अग्रेसिवली उसको कैप्चर करने में पीछे लगा है। अब बात आती है 1962 वॉर में क्या क्या हुआ, क्या क्या इवेंट्स हुए। देखो अब हम इंडिया चाइना की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत मैंने बताया सबके साथ हम अच्छे रिश्ते से करते हैं, बट दो चीजें आ गई, प्रॉब्लम्स दो आ गई। स्टार्टेड विद द पॉजिटिव रिलेशंस, इंडिया का चाइना के साथ रिलेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया चाइना रिलेशंस। स्टार्टिंग हुई पॉजिटिव रिलेशंस के थ्रू, नेहरू जी, है ना। फिर मगर दो इश्यूज आ गए बीच में। वन वॉज तिब्बत इशू जो हमने डिटेल में समझा, उसके अलावा देयर वॉज बाउंड्री डिस्प्यूट, और इन दोनों इश्यूज के कारण इंडिया और चाइना की वॉर हो गई 1962। वॉर में क्या क्या हुआ ये अब हम समझने जा रहे हैं। क्या है, चाइना लॉन्च्ड अ स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन इन अक्टूबर 1962 ऑन बोथ द डिस्प्यूटेड रीजंस अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश। भाई दोनों साइड से चाइना ने एंट्री कर दी। ही कब, पहली बात तो अक्टूबर 1962, एक अक्साई चीन एरिया से भी और एक अरुणाचल प्रदेश से भी। दिस इज वेस्टर्न फ्रंट एंड दिस इज ईस्टर्न फ्रंट। दोनों साइड से चाइना ने 1962 में अटैक कर दिया। पहला अटैक एक हफ्ता चला और चाइना ने बहुत सारे की एरियाज अरुणाचल प्रदेश में ले लिए। देखो अक्साई चीन तो वो ऑलरेडी यहां तक तो पहुंच ही चुके थे, अब अरुणाचल में भी वो बहुत आगे आ गए, ठीक है। और उसके अलावा द सेकेंड वेव ऑफ अटैक केम नेक्स्ट मंथ, एक महीना फिर शांति रही, फिर दोबारा अटैक हुआ। While Indian forces could not block Chinese advance in the western front in Ladakh, could block in the east, Chinese managed to advance to the point of entry point of Assam plains। क्या लिखा है समझो जरा। बोले जब इंडिया वेस्टर्न फ्रंट पे तो यार रोक पाई चाइना को आगे आने से, यहाँ पे तो हमने रोक दिया, मगर ईस्टर्न साइड में वो असम तक पहुंच गए थे यार, असम प्लेन्स तक, यहाँ तक आने वाले हैं। जस्ट इमेजिन अ प्रॉब्लम। फाइनली होप एंड दैट फॉर्चुनेटली चाइना ने खुद ही यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। यूनिलैटरल मतलब खुद से कि छोड़ो यार, और वापिस चले गए, ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया जहां से वो इन्वेजन शुरू हुआ था, मतलब वापिस से चाइना चले गए, नहीं तो आज अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया का पार्ट ना होता यूनिलैटरली। मगर उन्होंने डरा दिया कि कब जब भी हम चाहेंगे तो आ जाएंगे, देख लेना, ठीक है। एंड दैट स्टिल हॉन्ट्स इंडिया की यार हम एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री होके चाइना से 1962 वॉर हार गए। तो दीज आर इवेंट्स ऑफ 1962 वॉर। एक क्वेश्चन ये आता है कि यार इस टाइम इंडियन गवर्नमेंट क्या डिसीजंस ले रही थी, इसके बाद क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो बेसिकली इस वॉर के टाइम में इंडिया को अमेरिका और ब्रिटिश से मिलिट्री असिस्टेंस लेनी पड़ी क्योंकि सोवियत यूनियन न्यूट्रल था। नाउ जस्ट इमेजिन, तो हमारा दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त, या फिर इट वाज न्यूट्रल एंड वी हैड टू टेक फेवर्स फ्रॉम अमेरिका एंड ब्रिटिश, मिलिट्री असिस्टेंस हमने वहां से ली, ठीक है। दिस इज वन थिंग। इसका भी एक कारण है क्योंकि यार देखो चाइना, जब हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, तो उसमें पढ़ा था कि चाइना इनिशियली फॉलोड द सोवियत मॉडल, सोवियत इकोनॉमिक मॉडल। तो चाइना वाज maybe at that time friends with Soviet Union, so that's why we had to take assistance from America and British। और फिर इससे यार एक नेशनल ह्यूमिलिएशन हुआ, पूरे नेशन को कलेक्टिवली मतलब हमें ह्यूमिलिएट होना पड़ा। मगर जब ह्यूमिलिएशन होती है तभी फिर उस चीज से लड़ने की स्ट्रेंथ भी आती है कि यार अब तो चाइना को हराना है, हमने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है ना। अच्छा फिर जब इंडिया चाइना वॉर हुआ 1962 में, जिसमें इंडिया हार गया, तो ऑब्वियसली जो उनका इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर उस समय थे, दैट वाज वी कृष्णा मेनन, वी के मेनन, उनको
रिजाइन करना पड़ा था, ही हैड टू लीव द कैबिनेट। एक बात, नेहरू के खुद के स्टेचर को भी बहुत धक्का लगा, उनकी जितनी पॉपुलैरिटी हुआ करती थी, उनके बारे में जो विचार भारत में हुआ करते थे देशवासियों को, उस पर भी थोड़ी ठेस जरूर पहुंची। और इवन कांग्रेस के खिलाफ पहली बार एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू किया गया, ठीक है। और इवन उसके बाद कुछ स्टेट में इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस हार भी गई, बाई इलेक्शंस हुए कुछ पे, नॉट स्टेट्स, लोकसभा के कुछ सीट्स पे बाई इलेक्शंस होने थे, ठीक है, जिसमें कांग्रेस हारी भी। तो दिस इज वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये सब चीजें ड्यूरिंग द वॉर या आफ्टर द वॉर एज अ कॉन्सिक्वेंस हो रही थी, ठीक है। नींद आ रही है बट डोंट वरी, चैप्टर पूरा करेंगे, उससे पहले उठना नहीं है, फाइन। तो सुबह से हम टेकिंग द क्लासेस एज वेल एंड देन बच्चों के डाउट्स एज वेल, एंड नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो एज वेल। इसके बाद और भी वीडियोस अभी तुम्हारे लिए बनानी है, ठीक है। 4 चैप्टर अभी इसके बाद अलावा भी और पड़े हैं, बट विल मेक दैट, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब आगे देखो। Now, what was the effect of the Indo-China War on China-Soviet rift on the Communist Party of India? हुआ क्या है कि क्वेश्चन आ जाता है यार, 4 नंबर में ना बहुत बार आया है। जैसे इंडिया चाइना की वॉर खत्म हुई ना, उसके बाद एक हमारी इंडिया में पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें स्प्लिट हो गया। उसका रीजन क्या है देखो जरा। पहली बात तो स्प्लिट हुआ कब, किस साल में, 1964। एमसीक्यू के लिए अभी याद कर लो, बात खत्म। पहली बात तो अब उस समय ना यूएसएसआर, इंडिया और यूएस चाइना की लड़ाई हो गई 1962, ठीक है। और उस समय तो यूएसएसआर चाइना का दोस्त था, मगर ग्रेजुअली यूएस चाइना में रिफ्ट होने लगा, तो यूएसएसआर अलग हो गया थोड़ा सा और चाइना थोड़ा सा अलग होने लगा, है ना। आई होप यू रिमेम्बर, चाइना में उसके बाद ही फिर रिफॉर्म्स भी हुए और चाइना ज्यादा अच्छा दोस्त यूएसए का बनने लगा था इस समय आगे चलते चलते। तो इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ओरिजिनली वो किससे इंस्पायर होके बनी थी, ऑब्वियसली यूएसएसआर से, क्योंकि यूएसएसआर बना था ना 1917 में आफ्टर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। कम्युनिस्ट पार्टी शुरू में थी कहाँ पे, यूएसएसआर में, ठीक है। मगर चाइना ऑल्सो फेवर्ड कम्युनिज्म, चाइना ऑल्सो फेवर्ड कम्युनिज्म। तो कुछ लोग चाइना के कम्युनिज्म को जो फेवर करते थे और कुछ लोग यूएसएसआर के कम्युनिज्म को फेवर करते थे, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी अलग हो गई। एक पुराने वाली सीपीआई जो यूएसएसआर वाले फैक्शन को सपोर्ट करता था, और एक नई वाली सीपीआई, सीपीआई एम, जो चाइना वाले फैक्शन को, चाइना की सोच को फॉलो करता था बट थे कम्युनिस्ट ही। ये दो में डिवाइड हो गया, हो गए कौन, सीपीआई, दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा इंडिया चाइना के रिश्ते सुधरने कब लगे एक ये भी देख लो। सो बेसिकली 1962 में तो वॉर हुआ, रिलेशंस सही कब होने लगे, ये भी इंडिया चाइना रिलेशंस हमने बात करी है वहां पे जाके। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर इन चाइना रिलेशंस देखो, 3 फेजेस में मैंने समझाया हुआ है। मगर फिर भी तुम देखोगे तो 1976, ये एमसीक्यू के लिए भी याद रख लो, 1976 में हमने वापस से चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना शुरू किया। मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब अपनी एम्बेसी वहां पे भेजी, उनके एम्बेसडर को यहाँ पे बुलाया, यार अब बहुत हो गया है, फाइन, अब रिश्तों को सुधारते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी पहले टॉप लेवल लीडर बने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे ये, जो चाइना गए 1979 नेहरू जी के बाद। अब इसमें एक तुम्हें समझना पड़ेगा कि इसके बाद राजीव गांधी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना, ठीक है। और तब से लेके हमारे रिश्ते ज्यादा ट्रेड रिलेशन है, सिंस 1991 स्पेशली हमारा फोकस ट्रेड पर आए। बोले कि लड़ना क्यों है यार, पैसा कमाते हैं ना, मिलके ग्रो करते हैं। दिस वाज समथिंग विच इंडिया एंड चाइना, वेयर इंडिया एंड चाइना शोड मेच्योरिटी। अब एक चीज जो मैं बता रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी एंड राजीव गांधी, अगर सवाल आएगा हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू, प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू हु विजिटेड चाइना, विल बी राजीव गांधी। और अगर क्वेश्चन आएगा हु द फर्स्ट टॉप लेवल मिनिस्टर और लीडर ऑफ द इंडिया हु विजिटेड चाइना आफ्टर नेहरू, दैट विल बी इन 1979 अटल बिहारी वाजपेयी।
राजीव गांधी with the capacity of prime minister, Atal Bihari Vajpayee as external affairs minister. External affairs minister means foreign minister. So Atal Bihari Vajpayee went to China as external affairs minister, Rajiv Gandhi as prime minister. पहले कौन गया? अटल बिहारी वाजपेयी. नाउ इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दैट्स इट. ये हो गया चाइना के साथ. अब बात करते हैं पाकिस्तान के साथ. पाकिस्तान के साथ बेटा 4 वॉर्स हुए हैं हमारे, ठीक है. 1947, 65, 71 और 99 वॉर हुए हैं, ठीक है. 99 का वॉर, 47, 65, 71 और 99, ये चारों वॉर्स को एक बार डिस्कस करोगे, खुद से एक बार पढ़ोगे. देखो 47 का प्रॉक्सी वॉर तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये पढ़ा जरूर मिलेगा, अभी इसमें लग गए तो फिर यही सिर्फ 2 घंटे ले जाएंगे. 1947 प्रॉक्सी वॉर. प्रॉक्सी वॉर होता है जहां पे आर्मीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है. कुछ इनफिल्ट्रेटर्स भेज दिए थे, इनफिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिए, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में. दैट्स हाउ. फिर महाराजा हरि सिंह थे वहां पे, उनकी तो पैरामिलिट्री फोर्स थी, उनके पास अपनी कोई प्रॉपर आर्मी भी नहीं थी, वो लड़ना उनका मुश्किल था पाकिस्तान से. इंडिया ने इस चीज का फायदा उठाया और महाराजा हरि सिंह से जाके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का साइन करवा लिया, है ना. एंड दैट्स हाउ कश्मीर आल्सो वाज मेड पार्ट ऑफ इंडिया. बट इसी समय उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया से अलग अपने कंट्रोल में ले लिया था. किसने? पाकिस्तान ने. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, ठीक है. इफ दिस इज इंडिया, जो ये रीजन है ना, ये वाला और थोड़ा ये वाला, दिस ऑल इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. उन्होंने कब ऑक्यूपाई किया था? 1947 में. प्रॉक्सी वॉर, इनफिल्ट्रेटर्स को भेज के, ठीक है, कुछ घुसपैठियों को भेज के. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रॉक्सी वॉर. पहली बात, ठीक है. उसके अलावा एक बार देखो 65 वॉर की जहां तक बात है, तो ये तुम्हें पता है ना, 65 में जब वॉर हुआ था इंडिया में कौन लीडर था? इट वाज लाल बहादुर शास्त्री. और फिर उसी वॉर के बाद रिमेंबर ताशकंद एग्रीमेंट भी हुआ था. और ये एग्रीमेंट कब हुआ था? 1966. 55 में वॉर हुआ था, दिसंबर में खत्म हुआ था, 66 में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है. और जो डिटेल्स हैं वो इसमें लिखी हुई हैं, प्लीज अंडरस्टैंड. 1971 का वॉर जो इंडिया पाकिस्तान का बांग्लादेश के लिए हुआ था वो भी हम पढ़ चुके हैं. और एक 1999 कारगिल वॉर हुआ था, ठीक है. कारगिल इज अ प्लेस अगेन इन जम्मू कश्मीर. वहां पे जो ये वॉर हुआ था, ये एक चीज इसमें याद रखनी है कि ये पूरी दुनिया के लिए थोड़ा सा एक सेंटर स्टेज बन गया था. उसका रीजन ये था क्योंकि अभी अभी इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, और उसके बाद वॉर हो जाना है, कन्वेंशनल वॉरफेयर. तो पूरी दुनिया की नजरें यहाँ टिकी थी कि यार कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना हो जाए, ठीक है. 4 वॉर्स देखो, एक 1947 प्रॉक्सी वॉर, एक 65 में, एक 71 में बांग्लादेश के लिए, ईस्ट पाकिस्तान के लिए, और एक 1999 कारगिल वॉर. ये 4 वॉर्स हैं जो तुम्हें याद रखने, ठीक है. नोट्स में से पढ़ोगे ना, अब तुम्हें इवेंट्स बस देखने हैं और होता जाएगा, दैट्स इट. अदरवाइज इस पे बहुत टाइम लग जाएगा. इसके अलावा अगर हम पीस की बात करें या अच्छे, क्योंकि मैंने बताया शुरुआत में तो हम हमेशा अच्छे रिश्तों से शुरुआत करते हैं, कुछ भी हो जाए किसी भी कंट्री के साथ, और यही हमने किया अभी पाकिस्तान के साथ भी. देखो बोथ द गवर्नमेंट्स, सबसे पहली बात तो शुरू में ही प्रॉक्सी वॉर हुआ जो 1947 की अभी बात हमने करी है, नीचे वॉर है जो. मगर प्रॉक्सी वॉर भी इंडिया और पाकिस्तान के कॉपरेशन को रोक नहीं पाई. कैसे? बोथ द गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर टू रिस्टोर द वुमेन अबडक्टेड ड्यूरिंग द पार्टीशन टू द ओरिजिनल फैमिलीज. वुमेन अबडक्टेड को हमने रिस्टोर किया. मतलब जो औरतों को पाकिस्तान ने अगवा कर लिया था, हिंदू फीमेल्स को, और इंडिया ने जो सेम चीज किया था, हमने उनको वापस भेज दिया कि नहीं यार, औरतों के साथ कोई ऐसी पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं करना है. तो वी रिस्टोर्ड द अबडक्टेड वुमेन. एंड सेकंड वाज इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है. अब ये एक बात प्लीज याद रखोगे, ये सवाल आएगा भी, MCQ में आए या जैसे मर्जी आए, पहले भी आया है. इंडस वाटर ट्रीटी
इन दो कंट्रीज के बीच में है, इंडिया एंड पाकिस्तान। कब हुई थी? 1960 में। ठीक है, ये याद रखना है। इसका ब्रोकर कौन था जिसने मतलब ये डील क्रैक करवाई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में? इट वाज वर्ल्ड बैंक। और इंडिया की तरफ से जो लीडर थे ऑब्वियसली 1960 में थे, तो कौन होंगे? नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से जो लीडर थे कौन होंगे? वो द फर्स्ट लीडर इन पाकिस्तान, जो हमने बात करी थी पाकिस्तान वाले चैप्टर में। ठीक है, आफ्टर मेकिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्टेड हिमसेल्फ? ही वाज जनरल आयुब खान। ये दो लोगों के बीच में डील हुई थी, इंडिया पाकिस्तान, और ये नेहरू और जनरल आयुब खान। वर्ल्ड बैंक वाज द मिटिगेटर। ठीक है, और कब हुई थी? 1960 में। व्हाट इज दिस? इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंडस एक रिवर यहाँ से गुजरती है, क्लास 9th में पढ़ा होगा तुमने। मानसरोवर लेक से निकल के लद्दाख में एंटर करती है और फिर यहाँ से मुड़ के इंडिया में और फिर पाकिस्तान में और फिर अरेबियन सी कोस्ट पे ये ड्रेन कर देती है। और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज जो मेजर है ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ठीक है ना, ये यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये सारी पूरे इंडस बेसिन का जो पानी है वो कैसे शेयर होगा, यही पूरी कहानी थी। और एक डील हमने क्रैक करी। डील क्या है उसकी डिटेल्स में तुमने नहीं जाना है। ठीक है, ये कॉपरेशन, दो चीजों पे कॉपरेशन की बेसिकली। कौन सी हो गई दो कॉपरेशन चीजों, इश्यूज पे कॉपरेशन? फर्स्ट इज रीस्टोर द अबडक्टेड वुमेन। सेकंड, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, फ्रॉम इंडिया साइड इट वाज नेहरू, फ्रॉम पाकिस्तान साइड इट वाज जनरल आयुब खान। ठीक है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। पाकिस्तान, ये अब देखो, जो मैंने पॉजिटिव बता दिया, 4 वॉर्स बता दिए, चारों वॉर्स एक बार तुम पढ़ोगे। 47 और 99 कारगिल एंड प्रॉक्सी वॉर आर इजी। 65 71 को थोड़ा डिटेल में एक बार देखना तुम्हें पड़ेगा। दैट्स इट। 79 71 तुम्हें ऑब्वियसली पता भी है बहुत कुछ, क्योंकि वो बांग्लादेश के लिए हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान के लिए हुआ था इंडिया पाकिस्तान में वॉर। और वो साउथ एशिया वाले चैप्टर में तुम ऑलरेडी समझ चुके हो। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो साउथ एशिया वाला चैप्टर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इसी प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। व्हाट इज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी? कैसे हमने बनाई, क्या बनाई है, ये अब थोड़ा सा देखो और समझो। ठीक है, सबसे पहले तो यार इंडिया के फर्स्ट लीडर तो नेहरू जी थे। थोड़ा जल्दी करते हैं अभी। अब जो नेहरू जी थे, उनके समय में हमारी विचारधारा विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स क्या थी, देखो जरा। अब यार नेहरू, तुम्हें भी पता है कि यार वो जो आदमी ने चाइना बॉर्डर पे पैरामिलिट्री फोर्स लगाया हुआ है, नॉट प्रॉपर आर्मी, और जो बोल रहे थे चाइना, इट्स वेरी एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट चाइना विल अटैक इंडिया, तो ऑब्वियसली वो न्यूक्लियर वेपन्स के तो खिलाफ ही होंगे। इसीलिए नेहरू साइंस एंड टेक में बहुत विश्वास रखते थे, इंडिया को ग्रो करवाना चाहते थे। ठीक है, मगर वो पीसफुल यूज चाहते थे। नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। वो सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करके, न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करके इंडिया की इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाना चाहते थे, पर वेपन्स नहीं बनाना चाहते थे। और इस चीज के लिए उन्होंने होमी जे भाभा जी को इंचार्ज बना दिया। उनकी गाइडेंस में इंडिया का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया, बट नॉट फॉर वेपन्स, बट जस्ट फॉर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये हो गई स्टार्टिंग। ठीक है, होमी जे भाभा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आता है, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है क्या। उसके बाद उनकी बेटी आती, 1974 की अगर हम बात करें, तो 1974 में इंडिया पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, मई 1974 की बात है। मगर इस टाइम भी हमने बोला कि हमने न्यूक्लियर एनर्जी बनाई है, मगर मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं, ये हम पीसफुल पर्पस के लिए हमने बनाया है, इसीलिए टेस्टिंग करी है, तो घबराओ मत, ऐसा हमने बोला। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारे ऊपर सैंक्शंस लग गए। अच्छा नहीं, वेट,
सी दिस, तो हमने बोला पीसफुल पर्पस के लिए बनाया है ना। फिर हमने सेकेंड टेस्टिंग करी 1998 में। इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। इट्स नॉट रिटन हियर, प्लीज राइट इट डाउन। ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में 1998 में उन्होंने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने कंडक्ट किया, मई 1998 में। ठीक है, और यहां तो साफ साफ बोला कि अब तो बेटा मिलिट्री पर्पस के लिए बनाइए, अब तो हम न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन गए वेपन अब। ठीक है, दैट्स इट। अब ये पहले कहानी देखो जरा, क्या किया हमने। न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो जहां तक नेहरू की बात थी, होमी जे बाबा जी को इन्होंने बोला कि हाँ भाई तुम काम करो, इंडिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हार्नेस करो, मगर पीसफुल पर्पस के लिए। मगर उसके बाद कौन आ गई, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया। ठीक है, और इस टेस्ट को अब थोड़ा लिख लो प्लीज साथ में, इसको हम पोखरन 1 भी बोलते हैं, क्योंकि हम जहां पे न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं वो जगह है पोखरन, मूवी भी आई थी पोखरन। ठीक है, और इस ऑपरेशन का नाम भी क्या था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। प्लीज रिमेंबर दिस, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और ये हमने बोला था कि ये पीसफुल पर्पस के लिए हम बना रहे हैं, मतलब सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी हार्नेस करनी है, वेपन्स नहीं बनाने। मगर इसके बाद जो लीडर आते हैं एक्चुअली, इट वाज इन, ये कब किया था ये भी देख लो, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974। इसके बाद इंडिया में आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, एक्चुअली बहुत बाद आते हैं। और ये आए कब, 1998 में आए, जब इन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग किया इंडिया में, करवाया जो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। इसको पोखरन 2 बोला जाता है। और इस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। प्लीज रिमेंबर दिस, राइट इट डाउन। ठीक है, और यहाँ पे तो हमने साफ साफ बोल दिया कि अब पीसफुल पर्पस नहीं, मिलिट्री पर्पस के लिए ही बनाए हैं वेपन्स। दैट्स इट। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ हुआ, कब हुआ, ऑपरेशन का नाम क्या था, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, बात खत्म। मगर जब हमने मिलिट्री पर्पसेस के लिए बनाया तो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, इनसे कोई ट्रेड नहीं करेगा, इनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाओ, इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, ये सब काम करने शुरू कर दिए। बट हमें कोई फर्क पड़ता नहीं था भैया, हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने थे, बना लिए। We made it for the right purposes, whether it was right or wrong, it's up to you to decide. Read more, learn more, ठीक है, then you'll get to realize it whether it was the right decision or wrong decision. ठीक है, देन न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन बनाई। यार ऑब्वियसली जब न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हो ना, तो उसके पीछे की एक फिलॉसफी देनी पड़ती है कि क्यों बनाई, अब इसको कैसे यूज करोगे भी कि नहीं करोगे। ठीक है, करोगे तो कैसे यूज करोगे। और वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इंडिया की है क्या, प्लीज रिमेंबर दिस। ये 2 कीवर्ड्स याद रखने हैं, क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस एंड नो फर्स्ट यूज। ये 2 की फ्रेजेस हैं एक्चुअली, क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस। क्रेडिबल बोले, पहली बात तो यार हम बेमतलब तो यूज करेंगे ना, इंटरनेशनली हम एक क्रेडिबल प्लेयर है, और अगर करेंगे तो फिर बहुत तरीके से ही करेंगे। मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस बोले, हमारा पर्पस सिर्फ डेटरेंस है। डेटरेंस का मतलब क्या होता है कि दूसरे को डराना, कि बेमतलब हमें छेड़ियो मत, खुद की ताकत इतनी बढ़ा लेनी कि सामने वाला अटैक ही मत करे। बोले न्यूक्लियर वेपन्स हमने इसीलिए बनाया है। डेटरेंस का कंसेप्ट अगर देखना है तो फिर सिक्योरिटी चैप्टर देख लो, सिक्योरिटी चैप्टर भी अपलोड हो चुका है इसी प्लेलिस्ट में, देखो मिल जाएगा। और दूसरी बात है हमारी नो फर्स्ट यूज। बोले हम पहले अटैक नहीं करेंगे, फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, कोई करेगा तो छोड़ेंगे नहीं, बट आई डोंट नो वेदर वी विल सर्वाइव दैट अटैक। फर्स्ट अटैक अगर कोई करेगा तो आई डोंट नो फर्स्ट यूज का कोई मतलब बनता भी है न्यूक्लियर वेपन्स में या नहीं। ठीक है, बट ठीक है, दिस इज थिंग। अच्छा, दैट्स इट, एक तो ये बात याद रखो। अच्छा, दूसरी बात, एक और पॉइंट लिखा हुआ है, तुम देख लो इस, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। इट रिएटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू ग्लोबल वेरीफाइबल, देखो ग्लोबल
वेरीफाइबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट लीडिंग टू न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड। बोले हम तो अभी भी एक ऐसी ट्रीटी चाहते हैं जो पूरी दुनिया के लिए हो, वेरीफाइबल हो और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं आगे क्वेश्चन में समझ आएगा तुम्हें। अच्छा, अब एक सीबीएसई के करिकुलम ने ये अपडेट दिया हुआ है, ठीक है। वो अपडेट क्या है, ये बोला है कि ये जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो हमारी है ना, तो हम इसको रिकंसिडर कर सकते हैं, इसको बदला जा सकता है। ये मत सोचे कोई और कंट्री कि हम नो फर्स्ट यूज में ही रहेंगे। एक्चुअली मिस्टर राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जब पीछे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी लड़ाई बढ़ रही थी, तो हमने बोला था कि नो फर्स्ट यूज को मतलब नो फर्स्ट यूज की तरह मत लेना, हम रिकंसिडर भी कर सकते हैं इसको। अगर कोई सामने वाला कुछ ज्यादा ही छेड़छाड़ करेगा तो फिर ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं रहेगी, फर्स्ट यूज भी हम कर सकते हैं। दिस इज वन थिंग, दैट्स इट। इतना ही तुमने याद रखना है। इसके अलावा जो मैं एक बात कर रहा था कि इंडिया ने क्यों एनपीटी और सीटीबीटी को साइन नहीं किया है। These NPT and CTBT are actually arms control treaty। अभी आर्म्स कंट्रोल क्या होता है ये सब तुम्हें मिलेगा कहाँ, सिक्योरिटी के चैप्टर में। फाइन, इट इज अ मेथड ऑफ कॉपरेशन एज फॉर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है, एज इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अब हमने एनपीटी और सीटीबीटी एस ट्रीटी को साइन नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, उसके कारण है। क्या कारण है देखो, एनपीटी जो ट्रीटी है जो 1968 में आई थी, विच इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, की पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स और ना बढ़ाए जाएं, ये बोलती है। जिस समय ये आई थी उस समय 5 कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, जो अभी P5 कंट्रीज भी हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स भी हैं। अब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड परमानेंट 5 मेंबर्स क्या है वो देखने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर भी तुम्हारा डाल दिया है मैंने, वो भी वहां से देख सकते, ठीक है। 5 कंट्रीज कौन से थे, वो यूएसए, उस समय यूएसएसआर, अभी रशिया, उसके अलावा यूके, फ्रांस एंड चाइना। अब एनपीटी बोलती है कि इन 5 कंट्रीज जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थे, इनके पास तो है कोई दिक्कत नहीं, मगर इनके अलावा और कोई अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। इंडिया बोलता है ये तो गलत बात है भाई, हम तो साइन नहीं करेंगे, पहले तुम अपने न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करो तब तो हम साइन करेंगे। दूसरी बात, अगर हमने इसको साइन कर दिया, इंडिया बोलता है, तो फिर तो हम ये जस्टिफाई कर देंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स अच्छे हैं, कि इन 5 लोगों ने बनाए हुए हैं तो फाइन होने चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स। तो इनको तो जस्टिफिकेशन दे दी ना, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को तो हमने लेजिटिमेट कर दिया ना। तो ये 2 कारण है कि हमने सीटीबीटी एनपीटी साइन नहीं करा है। सीटीबीटी की फुल फॉर्म याद रख लो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, दैट्स इट, ठीक है। तो हमने क्यों नहीं साइन किया, बिकॉज हम बोलते हैं ये सिलेक्टिवली एप्लीकेबल है सिर्फ नॉन न्यूक्लियर पावर्स पे, जो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्स है उनकी बात क्यों नहीं करते हो। दूसरी बात, हम बोलते हैं कि अगर हमने साइन कर दिया तो इससे मोनोपोली ऑफ 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स हो जाएगा, कि यही सिर्फ 5 कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, उसको हम लेजिटिमेसी दे देंगे, जिससे न्यूक्लियर वेपन्स को भी लेजिटिमेसी मिल जाएगी और उन 5 कंट्रीज को भी मिल जाएगी। हम क्यों दें यार, व्हाई डू मेक देम द मेन countries for nuclear weapons? No, we cannot legitimize them as the only countries or giving them monopoly over nuclear weapons, नहीं दे सकते हैं। This is one thing, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये तुमने याद रखना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन यार है ये क्वेश्चन भी आ जाता है बिकॉज एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ये है क्या, देखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंसेंसस इन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बोले इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज जितना मर्जी लड़ते रहे यार, मगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं फॉरेन पॉलिसी के जहां पे यार हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक कंसेंसस है। इंडिया में भी हर एक आदमी का कंसेंसस है, मंजूरी है कि नहीं यार यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं, लड़ाई नहीं। वो क्या है, सबसे पहली बात, नेशनल इंटीग्रेशन। जहां तक देश की अखंडता की बात है ना, सारे एक साथ खड़े होते हैं हमेशा। इंटरनेशनल बाउंड्रीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड, सारी पार्टीज मानती हैं कि यार हम ना तो हम किसी दूसरे कंट्री को हम अपने कंट्री में लेना चाहते, ना किसी अपनी कोई जमीन दूसरे कंट्री को हम देंगे। सब मानते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट इज द सुप्रीम इन इंडिया, इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस, ठीक है। कोई भी पार्टी हो, देश का भला सबसे ऊपर।
एंड देन फॉर एग्जांपल 62 से 71 तक यार 3 वॉर्स हो गए इंडिया में, 1962 वॉर विद चाइना एंड 1965 और 71, रिमेंबर ये दो पाकिस्तान के साथ। मगर इन तीनों वॉर्स के टाइम पे अलग अलग पार्टीज पावर में रही है, मगर उनका सबका एक ही मोटिव था, पार्टी एक्चुअली तो कांग्रेस ही रही है, बट द थिंग इज सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑपोजिशन वाज विद दिस within this consensus that the national interest is supreme, बाकी सब बात की बात है, भाड़ में गया, अभी देश को बचाना है, फाइन। सो दिस इज फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में कंसेंसस हमेशा से रहा है और वो आज भी दिखता है, हमेशा ही रहेगा, होपफुली रहना भी चाहिए। दैट्स इट, दिस वाज द चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। ठीक है, एक क्वेश्चन ना ये करिकुलम में दिया हुआ है, सीबीएसई करिकुलम में, एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी तुम्हें देखना है, आ सकता है, बिकॉज इजराइल इज इंपॉर्टेंट। पिछले साल से ही, जब से पेपर में भी, जब पेपर बन रहा होगा सीबीएसई की तरफ से, तब से ही इजराइल न्यूज में है, सुर्खियों में है। तो इंडिया के इजराइल के साथ रिश्ते क्या है, जो अभी बदल भी रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं पहले से, ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखोगे तुम, पहली बात तो यार 45 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, ड्यू टू वेरियस रीजंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद इजराइल रिमेन्ड लार्जली अनएक्सप्लोर्ड। देखो, इंडिया 47 में इंडिपेंडेंट हुआ, 48 में इजराइल होता है, मगर अगले 45 साल तक ना, टिल 1992 हमने एक दूसरे के कंट्री से कोई खास रिश्ते रखे नहीं, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखे। इट वाज ओनली इन 1992 वी स्टार्टेड टू मेक डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल। एक ये बात याद रखो, उसका भी कारण है, बिकॉज वी वर इन फेवर ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज, फाइन। सो दिस इज वन थिंग, सो वी वर अगेंस्ट इजराइल टू सम एक्सटेंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, नो नीड टू गो इनटू दैट। तुमने ये समझना है कि फॉर 45 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, इजराइल इन 1948 एंड इंडिया 1947, हमने कोई खास ध्यान दोस्ती में नहीं दिया। 1992 में पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने शुरू किए, फिर 2017 और 18 में जब एक दूसरे के कंट्रीज में हेड्स गए, विजिट्स हुई, ऑफिशियल विजिट्स, तब तो ये और भी ज्यादा बढ़ गई दोस्ती, ठीक है। और आज हम बहुत सारी फील्ड्स में कोऑपरेट कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स कल्चरल एक्सचेंज, सिक्योरिटी, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, स्पेस रिसर्च, वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज इंडिया इजराइल रिलेशंस। नाउ यू कैन सी दैट, लेट्स से इंडिया है यहाँ पे, वी हैव ईरान एंड इजराइल। सो ईरान इंडिया का शुरू से ही बहुत अच्छा दोस्त रहा है, इजराइल अब 1992 के बाद से होने लगा है, बट ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो अब किसका इंडिया सपोर्ट करे, दिस इज अ क्वेश्चन वी नीड टू आंसर। Therefore, diplomacy is not that easy. पूरी दुनिया में relationships बनाने, मैनेज करना, बैलेंस करना, it's very difficult. We cannot hurt any of our friends as of now. Israel is also important. We are cooperating with each other in various things. ठीक है, Iran obviously very trusted partner of India, very trusted exporter of oil to India. So again, so चल रहा है ना। क्या हमारी पोजीशंस होनी चाहिए, क्या स्टैंड्स होने चाहिए, वो डिपेंड करता है प्रायोरिटीज पे, ठीक है। फ्यूचर को सामने रखते हुए थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस, प्लीज कमेंट इट इन दी, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तुम्हारा चैप्टर था जो हमने किया है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। अगेन सेम थिंग, डोंट क्रिप, डोंट डू सेल्फ पीटी, हैव विनर्स एटीट्यूड। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आंसर्स लिखने हैं एग्जाम में। जितने 4 चैप्टर्स बचे हैं उनकी भी 1 शॉट वीडियोस, 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, पूरा चैप्टर उसके थ्रू मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। वेट फॉर दैट, फॉलो पीडी क्लासेस, ठीक है, एंड यू गेट मोर देन 95+ मार्क्स इफ you will prepare it like the way you are preparing. That's it. Thank you so much.